हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नेट एक्सप्रेस पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अंधेर नगरी नाटक को देखने वाले हैं। अंधेर नगरी नाटक के देखिए लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक के हर तथ्य को, हर कथन को, हर महत्वपूर्ण गीत को और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य रचना जो महत्वपूर्ण है सभी को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में ध्यान से देखते चलिएगा और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए यह भी आप लोग समझते चलिएगा साथी। इसी प्रकार से आप लोग भी अपना शॉर्ट नोट बनाइएगा। और यह पीडीएफ जो है, यह पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, नाटक को शुरू करते हैं। नाटक है देखिए अंधेर नगरी। नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक का जो प्रकाशन है वो 1881 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है एक प्रहसन, इसका जो नाट्य प्रकार है वह प्रहसन है। लेखक स्वयं भारतेंदु ने स्वयं इस नाटक को प्रहसन कहा है। उसके बाद इस नाटक के विषय को देखिए। इस नाटक का जो विषय है वह है तत्कालीन तत्कालीन समय के राजा की विसंगतियों, तत्कालीन समय के राजा की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इस नाटक का विषय है। अब आगे बढ़ते हैं। विषय के बाद देखिए इस नाटक का अंगी रस प्रधान रस को कहा जाता है। इस नाटक का अंगी रस जो है, प्रधान रस है, वह हास्य है। वह हास्य है। और यह नाटक जो है 6 अंकों का नाटक है। यह नाटक कुल 6 अंकों का नाटक है। उसके बाद देखिए 1865 ईस्वी में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र बंगला साहित्य और बंगला रंगमंच के संपर्क में आए थे। 1865 ईस्वी में भारतेंदु ने बंगाल की यात्रा की थी। इसी समय वे बंगला साहित्य और बंगला रंगमंच के संपर्क में आए थे। 1975 के आसपास, 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय इस नाटक के मंचन पर रोक लगा दी गई थी। भारत सरकार ने इस नाटक के मंचन पर रोक लगा दी थी। अंधेर नगरी नाटक के मंचन पर रोक लगा दी गई थी। उस आगे देखिए। अब इस नाटक के प्रथम अंक पे चलते हैं। हम लोग जो भी कथन, जो भी पात्र है, सभी को अंक वाइज ही देखते चलेंगे। जिस क्रम से नाटक में आया है उसी क्रम से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इससे आपके क्रम वाले प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर आप लोग इसी तरह से पढ़िएगा तो। प्रथम अंक में सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है प्रथम अंक का स्थान। प्रथम अंक का स्थान है बाह्य प्रांत। प्रथम अंक का स्थान है बाह्य प्रांत। और प्रथम अंक के शुरुआत में ही सब मिलकर, सब में कौन कौन शामिल है? महंत शामिल हैं, नारायण दास शामिल हैं और गोवर्धन दास शामिल। सब मिलकर जो है, सब मिलकर जो है गीत गाते हैं। गीत कौन सा गाते हैं? यह नाटक का प्रथम गीत है। उस इसका प्रथम पंक्ति देखिए। अगर पूरी आपको गीत देखनी है, मेरे फुल नाटक का जो वीडियो है उसको देखिएगा। यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। देखिए प्रथम पंक्ति है, राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई। राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई। इस नाटक के गीत का प्रथम पंक्ति है। और यह गीत जो है सब मिलकर गाते हैं। महंत महंत नारायण दास और गोवर्धन दास तीनों मिलकर यह गीत गाते हैं। उसके बाद देखिए इसी गीत में इसी गीत में तुलसीदास और सूरदास का जिक्र आया है। इसी गीत में, इसी प्रथम गीत में तुलसीदास और सूरदास के नाम का जिक्र आया है। इस बात को भी अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए महंत जी जो है अपने दो चेलों को अलग अलग दिशा में भेजते हैं। गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा की ओर भेजते हैं और नारायण दास को
पूरब दिशा की ओर भी। देखिए, इसमें पूरब पश्चिम ये तो याद रहता है, लेकिन जब दोनों साथ-साथ में ऑप्शन दिया रहे, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि पश्चिम के ऊपर में देखिए इस तरह से ऊपर में भी है, यहाँ पे गोवर्धन में भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे गोवर्धन में भी ऊपर की तरफ है। इसलिए जिसके ऊपर में है ऊपर वाला यानी पश्चिम हो जाएगा, जिसके ऊपर में कुछ नहीं है, इसके ऊपर में भी देखिए पूरब के ऊपर में भी कुछ नहीं है, तो इसमें ये सही। इस तरह से याद कर लीजिएगा, नारायण दास पूरब की ओर और गोवर्धन दास पश्चिम की ओर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद प्रथम अंक में अभी हम लोग चल रहे हैं। प्रथम अंक में ही जो है महंत जी, प्रथम अंक में ही महंत जी सालग्राम जी का बाल भोग का जिक्र करते हैं। प्रथम अंक में महंत जी सालग्राम जी का भोग, जी का बाल भोग का जिक्र करते हैं। उसके बाद महंत जी गीत गाते हैं। गीत देखिए, गीत है लोभ पाप का मूल है, लोभ पाप का मूल है। यह गीत किनका है? महंत का है। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, लोभ कभी नहीं कीजिए, यामय नरक निदान। इस गीत को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह गीत महंत जी गाते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब हम लोग दूसरे अंक पे आ चुके हैं। दूसरा अंक इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी अंक से बनते हैं। इस अंक को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, दूसरा अंक, दूसरा अंक का स्थान जो है वह बाजार है। प्रथम अंक का स्थान बाह्य प्रांत था और द्वितीय अंक का स्थान जो है वह बाजार है। अब इस अंक में पात्रों के आने के क्रम से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसमें आने वाले पात्रों का क्रम एक बार देख लीजिए। ये सबसे पहले कबाब वाला आता है, उसके बाद घासी राम आता है, घासी राम के बाद नारंगी वाली आती है, नारंगी वाली के बाद हलवाई आता है, हलवाई के बाद कुंजरीन आती है, हलवाई के बाद कुंजरीन आती है 5वें नंबर पे। छठे नंबर पर मुगल आता है। देखिए घासी राम जो है चना बेचने वाला है। अगर याद नहीं आपको होता है कि घासी राम कौन है, तो आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा चने बेचने वाला। और ये कुंजरिन जो है, कुंजरिन सब्जी बेचने वाली है, कुंजरिन सब्जी बेचने वाली है। मुगल जो है बादाम पिस्ता वगैरह बेचता है। पाचक वाला 7वें नंबर पे, यह जो है चूरन बेचने वाला रहता है। यह क्या बेचता है? चूरन बेचने वाला रहता है। उसके बाद मछली वाली आती है, के बाद मछली वाली आती है, मछली वाली के बाद जात वाला ब्राह्मण आता है। यह टके से जात बेचता है। उसके बाद बनिया आता है, बनिया जो है आटा चावल बेचता है। उसके बाद सबसे अंत में गोवर्धन दास आते हैं, 8वें नंबर पे ये, 9वें नंबर पे ये। इस तरह से आप लोग क्रम से इन सभी पात्रों को याद कर लीजिएगा। मैंने लिस्ट बना दिया है, अब बस आप लोगों को याद करना है। अब देखिए नाटक, इस अंक में देखिए सबसे पहले कबाब बाला, कबाब बाला का जो गीत है, जो कथन है, कबाब बाला का में सबसे महत्वपूर्ण होता है। कबाब बाला जो है 84 प्रकार के मसाले का जिक्र करता है और 72 प्रकार के आंच का जिक्र। देखिए संख्या कहीं भी नाटक में अगर आपको देखने लग मिले, तो समझ लीजिए वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। 84 मसाला और 72 आंच, देख लीजिए। उसके बाद देखिए घासीराम, जो कि चने बेचने वाला है, घासीराम जो कि चने बेचने वाला है। इसमें घासीराम बताता है कौन कौन चने खाने वाला है, गीत के माध्यम से बताता है। तो चने खाने वाले में कौन कौन है, इस बात को देख लीजिए। चने खाने वाले में जो देखिए बाबुल है, कौकी, मैना, गफूरन और मुन्नी है। कौकी, मैना, गफूरन, मुन्नी, इन चारों के बारे में नाटक में दिया हुआ है कि उस समय की काशी की प्रसिद्ध वेश्याएं थी ये लोग। ये चारों जो थी
कौकी मैना गफूरन मुन्नी, ये चारों पात्र जो है उस समय की तत्कालीन समय के काशी की प्रसिद्ध वेश्याएं थी। उसके बाद देखिए बंगाली खाते हैं। चना खाने वाला कौन कौन है ध्यान से देखते चलिएगा। बंगाली खाते हैं, बंगाली के बाद मियाँ खाते हैं, बंगाली के बाद मियाँ खाते हैं, मियाँ के बाद जुलाहे खाते हैं, जुलाहे के बाद हाकिम खाते हैं। इतने लोग हैं चना खाने वाले। इन सभी नामों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूरा गीत याद हो ना हो, आप इन नामों को जरूर याद कर लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ उन्हीं नामों को शॉर्ट रूप में लाया हूँ जो कि चने खाने वाले हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब घासी राम के बाद नारंगी वाली है। घासी राम के बाद नारंगी वाली है। नारंगी वाली जो है, देखिए यह सभी जो है स्थान का नाम, यह सभी स्थान का नाम, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि स्थान का नाम हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए नारंगी सिलहट, फुटबल, रामबाग और आनंदबाग, इन चार स्थानों के नारंगी का जिक्र करती है नारंगी वाली। सिलहट, बुटबल, रामबाग, आनंदबाग, इस चारों नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है नारंगी के प्रकार बताती है। नारंगी के प्रकार को देखिए, ये सभी जो है नारंगी के प्रकार हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता चलता है तो आप वो नोट कर लीजिएगा। कमला नींबू, मीठा नींबू, रंगतरा, संगतरा, इस चार प्रकार के संतरे, नींबू, नारंगी का जिक्र करती है नारंगी वाली। सभी नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इस अंक में हलवाई वाला आता है। हलवाई वाला जो है हलवाई के 36 कौम का जिक्र करता है। हलवाई वाला हलवाई के 36 कौम का जिक्र करता है। 36 कौम, याद रखिएगा 36 कौम। उसके बाद देखिए हलवाई वाला जो रहता है तुलना करता है। और तुलना किसके किसके बीच करता है, तो कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिये से, कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिये से कहता है कि कलकत्ता के विल्सन मंदिर के भीतरिया और अंधेर नगरी के हम, खुद से तुलना करता है। अंधेर नगरी के हम खुद से तुलना करता है। हम का मतलब यहाँ पर है हलवाई। आगे देखिए, कुंजरिन जो है सब्जी वाली रहती है, सब्जी बेचने वाली रहती है। यह इसका महत्वपूर्ण कथन जो है, सबसे महत्वपूर्ण कथन है, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बह। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और है। यह कथन जो है कुंजरिन का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उसके बाद मुगल का देखिए, बादाम पिस्ता वगैरह बेचने वाला। मुगल जो है इसकी भाषा जो है पश्तो जैसी है। आप लोग अमृतसर आ गया कहानी में पठान के भाषा को देखे होंगे। अमृतसर आ गया कहानी में पठान की भाषा भी ऐसी ही थी, पश्तो भाषा। यहाँ पे मुगल जो है पश्तो भाषा में बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखिए, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी क्या, आगे देखिए, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी, आगे देखिए, दांत कट्टा कट्टा हो गया। क्या हो गया, दांत कट्टा हो गया। ऐसा मुगल कह रहा है, मुगल का कथन है ये। अंग्रेज का दांत कट्टा का बात मुगल करता है। इसको बार बार पढ़ते चलिएगा, परीक्षा में इन्हीं सब से प्रश्न बनने का संभावना रहता है। उसके बाद देखिए यही मुगल जो है क्या कहता है, आगे देखिए, हिंदुस्तान का आदमी लक 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 का मतलब होता है दुबला पतला। हिंदुस्तान के आदमी को दुबला पतला बता रहा है मुगल। और कह रहा है हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक, बुम्बुक बुम्बुक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक। बुम्बुक बुम्बुक का मतलब होता है
बहादुर, बलवान। तो वह मुगल जो है अपने यहाँ के आदमी को बहादुर और बलवान बता रहा है और हिंदुस्तान के आदमी को दुबला पतला बता रहा है। यह कौन कह रहा है? यह मुगल कह रहा है। आगे देखिए, अब जो है मुगल के बाद जो है पाचक वाला आता है। पाचक वाला जो है चूरन बेचने वाला रहता है। अब पाचक वाला तो चूरन बेचने वाला है, लेकिन यह इसने जो है बहुत सारे खाने वाले का नाम लिया है। तो खाने वाले के नाम को लिस्ट में देख लीजिए कौन कौन है। चूरन खाने वाला कौन कौन है? तो चूरन खाने वाला कृष्ण मुरारी, श्याम सलोना। कृष्ण मुरारी, श्याम सलोना, इसको पढ़ लीजिए। अमले, नाटक वाले, महाजन, लाला, एडिटर, साहेब लोग, पुलिस वाले, इतने लोग जो हैं चूरन खाने वाले हैं। पीछे हमने बताया था वहां पे चना खाने वाले जो कि घासी राम बेच रहा होता है। बेचने वाले का जिक्र, चना खाने वाले का नाम और यहाँ पे चूरन खाने वाले का नाम है। आप चूरन खाने वाले का नाम याद कर लीजिए। उसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण लाइन है, कथन है पाचक वाले का। पाचक वाले का कथन है, चूरन जब से हिंद में आया, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल तभी घटाया, इसका धनबल तभी घटाया। ऐसा पाचक वाले का कथन है। पाचक वाले के इस कथन से प्रीवियस ईयर में आप जब देखिएगा, इस कथन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए आगे, इसके बाद पाचक वाले के बाद मछली वाली आती है। पाचक वाले के बाद मछली वाली आती है। मछली वाली जो है मछली बेचती है, यह तो पता ही होगा। उसके बाद देखिए जात वाला जो है, जात वाला कौन है? ब्राह्मण है। जात वाला कौन है? ब्राह्मण है। यह जो है टके से जात बेचता है, कभी धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन, सब कुछ टके के वास्ते करता है। मतलब किसी भी वस्तु का अंधेर नगरी में मोल नहीं है, मूल्य सही नहीं है, ऐसा जो है यह जो है जात वाले के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद देखिए इसका सबसे अनमोल, सबसे महत्वपूर्ण कथन जो है देखिए, लुटाए दिया अनमोल माल, ले टके से। इसका कहना है, जात वाले का कहना है, जात वाले के माध्यम से जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र कहना चाह रहे हैं कि जो है अनमोल चीज, अनमोल वस्तु भी जो है एकदम टके भाव में बिक रही है। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र इस माध्यम से जो है इस कथन के माध्यम से व्यंग कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। जात वाले के बाद देखते हैं, जात वाले के बाद जो है देखिए बनिया आया। जात वाले के बाद बनिया आया हुआ है। बनिया जो है दाल चावल आटा इत्यादि बेचता है, बनिया का यही बेचता है। उसके बाद देखिए अभी तक इस अंक में आने वाले पात्रों का का क्रम से प्रश्न बन रहा है। लेकिन एक और क्रम इस अंक में देख लीजिएगा आप लोग। इस अंक में गोवर्धन दास जो है पहले किससे मिलता है, इसके क्रम गोवर्धन दास के मिलने का क्रम भी देख लीजिए। गोवर्धन दास सबसे पहले देखिए बनिया से मिलता है। सबसे पहले किससे मिलता है? बनिया से मिलता है। बनिया के बाद कुंजरिन से, और कुंजरिन के बाद जो है हलवाई से मिलता है। उसके बाद गोवर्धन दास को इस नगर का नाम और इस नगर के राजा का नाम हलवाई ने बताया था। इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा। नगर और राजा का नाम गोवर्धन दास को हलवाई ने बताया था। किसने बताया था? हलवाई ने बताया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी अंक में, दूसरे अंक में, दूसरे ही अंक में गोवर्धन दास को, दूसरे ही अंक में गोवर्धन दास को भिक्षा में 7 पैसे मिले थे। भिक्षा में कितने पैसे मिले थे? 7 पैसे मिले थे। और इसी पैसे से 3.5 सेर मिठाई खरीदता है। 3.5 सेर मिठाई खरीदता है गोवर्धन दास। देखिए यहाँ पे संख्या का आ गया है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे 7 पैसे के जगह 17 पैसे देकर
कथन में प्रश्न बना देगा कि ऐसे बना देगा सत्य असत्य वाले कथन में कि गोवर्धन दास को भिक्षे में 17 पैसे मिले मिले थे। अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए, उसमें एक कथन ये वाला रहेगा। तो उसमें जो है 17 पैसे अगर कर देगा तो आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद गोवर्धन दास जो है गीत गाते हुए चला जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यह गीत जो है गाते हुए चला जाता है। उसके बाद तीसरे अंक को देखिए। के बाद तीसरे अंक को देखिए। तीसरे अंक में तीसरे अंक का जो स्थान है वह जंगल है। तीसरे अंक का स्थान जंगल है। इस अंक में देखिए, महंत से महंत से टके सिर भाव वाली बात नारायण दास ने बतलाया था। देखिए, महंत से ऐसा लग सकता है कि अंधेर नगरी में जो है गोवर्धन दास रहता है, वह जो है मिठाई भी खरीदता है 3.5 से। लेकिन महंत को जो टके शेर भाव की बात रहती है वह गोवर्धन दास से नहीं बल्कि नारायण दास से पता चलता है। ऐसा नाटक में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी जो है एनटीए गलत कथन बना सकता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने इस यहाँ पे लिख रखा हूँ। इसलिए इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि गोवर्धन दास, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉमन सेंस से आप अगर परीक्षा में ऑप्शन दे दिया गया और यहाँ पे नारायण दास और गोवर्धन दास ऑप्शन रहेगा, इतना 99% स्टूडेंट्स जो हैं इसमें गोवर्धन दास कर देंगे। ठीक, क्योंकि गोवर्धन दास जो है अंधेर नगरी में घूम रहा होता है। लेकिन भाव की बात गोवर्धन दास ने नहीं, नारायण दास ने बतलाया था। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, महंत जी जो हैं महंत जी जो हैं गुरु जी जो हैं, वो एक दोहा गाते हैं। दोहा क्या गाते हैं, दोहे को देख लीजिए। दोहा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेत सेत सब एक से, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे पास, कभू न कीजे पास। अब जो है यह तीसरे अंक का इतना ही महत्वपूर्ण चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चौथे अंक में देखते हैं। चौथे अंक का सबसे पहले स्थान देखिए। चौथे अंक का स्थान है राजसभा। चौथे अंक का स्थान है राजसभा। इसमें सबसे पहले राज्यसभा में जो है सभी लोग बैठे रहते हैं। राजा रहते हैं, मंत्री रहते हैं, सेवक रहता है, सभी लोग बैठे रहते हैं यथास्थान। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो है एक सेवक रहता है। वह सेवक जो है राजा को पान देने वाला रहता है। राजा को पान देता है। पान खाइए महाराज। राजा को सुनाई पड़ता है कि वो सुपनखा आई है महाराज। वह राजा को जो है सुपनखा से जो है सुपनखा नाम से डर लगता है, इसलिए वह डर जाता है। इसीलिए जो है वह जो है सेवक को 100 कौड़े लगाए जाए ऐसा जो है सजा सुना देता है। लेकिन फिर मंत्री कहता है, महाराज इसमें जो है सेवक का क्या गलती है? यह तमौली ना पान में चूना ज्यादा लगाता और ना यह अब इस तरह से बोलता, तो जो है तमोली को 100 200 कौड़े लगाएं ऐसी सजा सुना देता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको सजा 100 कौड़े के लिए सुनाए थे। के बाद तमोली को 200 कौड़े की सजा सुनाते हैं राजा। तमोली जो है पान लगाने वाला है। पान लगाने वाला तमोली है और पान देने वाला पहला सेवक है। उसके बाद एक और दूसरा नौकर रहता है। दूसरा नौकर जो है राजा को शराब देता है, शराब पिलाता है, शराब देने वाला रहता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सेवक हो गया, दूसरा नौकर हो गया, समोली हो गया। राजा को, उसके बाद देखिए राजा को सूपनखा नाम से डर लगता है। यह भी आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 100 कौड़े और 200 कौड़े। 100 कौड़े एक सेवक के लिए राजा सजा सुनाता है और 200 कौड़े तमोली के लिए राजा सुनाता है।
तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। आगे देखिए, राज्यसभा वाले अंक में, राज्यसभा वाले अंक में जो अंक है, चौथा अंक राज्यसभा वाला, इसी में जो है एक फरियादी आता है। फरियादी की जो है बकरी जो है, फरियादी की बकरी जो है दीवार से दबकर, दीवार गिर जाती है बकरी के ऊपर और बकरी दीवार से दबकर जो है मर जाती है। वह फरियादी अपने फरियाद को लेकर राजा के पास पहुंचा है। अब फरियादी जो है राजा के पास जब पहुंचता है, तो फरियादी कल्लू बनिए के दीवार से बकरी दबकर मरती है। तो कल्लू बनिए को के दीवार को तो राजा जो है न्याय करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, कल्लू बनिए के दीवार को बुलाओ। तो मंत्री कहता है कि महाराज, दीवार को लाई नहीं जा सकती। फिर राजा कहते हैं, एक काम करो, कोई रिश्ते नातेदार है उस दीवार के तो उसको लाओ। तो मंत्री कहता है, महाराज, दीवार के कोई रिश्ते नाते नहीं होते। फिर राजा कहता है, ठीक है, एक काम करो तुम लोग, कल्लू बनिया को ही ले आओ। तो फिर जो है कल्लू बनिया को लाया जाता है। कल्लू बनिया क्या करता है, कल्लू बनिया जो है फिर कारीगर पर ठेल देता है, बोलता है, महाराज, कारीगर ने ऐसा बना दिया तो मैं क्या ही करूं, कारीगर की गलती है। तो राजा कहता है, ठीक है, कारीगर को बुलाया जाए। कारीगर जो है चूने वाले को मामले को धकेल देता है। चूना इसी तरह से चूने वाला जो है भिस्ती पे मामला धकेल देता है। और भिस्ती के बाद जो है कसाई पे मामला जाता है, कि कसाई जो है बड़ा बना देता है। उसके बाद गडेरिये पर जाता है मामला। अंत में कोतवाल पे आके मामला रुक जाता है। अंत में कोतवाल को जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद कोतवाल को जब फांसी की सजा सुना दी जाती है, देखिए, कोतवाल को फांसी की सजा सुना दी गई। अब देखिए, इसमें जो भी क्रम है, फरियादी, फरियादी के बाद कल्लू बनिया, कल्लू बनिए के बाद फरियादी, फरियादी के बाद कल्लू बनिए, कल्लू बनिए के बाद कारीगर, कारीगर के बाद चूने वाला, चूने वाले के बाद भिस्ती, भिस्ती के बाद कसाई, कसाई के बाद गडेरिया, गडेरिया के बाद कोतवाल, गडेरिया के बाद कोतवाल। इन आठों इन आठों पात्रों का क्रम जरूर याद रखिएगा। इस नाटक में क्रम से प्रश्न बनते हैं, इससे इस क्रम को भी अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब पांचवें अंक पे पहुंच चुके। पांचवा अंक जो है, पांचवा अंक का जो स्थान है वह अरण्य है। पांचवें अंक का स्थान अरण्य है। अब देखिए, सबसे पहले इस अंक में गोवर्धन दास जो है एक राग काफी गा रहे होते हैं। देखिए, राग काफी इसलिए मैं यहाँ नोट किया हूँ, क्योंकि आप 2024 के जून वाले जब प्रश्न पत्र को देखिएगा, जो प्रश्न पत्र कैंसिल हो गया था लीक की वजह से, ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें जब देखिएगा तो उसमें जो है भारत दुर्दशा से एक प्रश्न बना हुआ है, जिसमें राग काफी, राग चैती, राग गौरी, ये सभी जो होते हैं उसी से प्रश्न बना हुआ है। इसीलिए मैं यहाँ पे राग काफी काफी को लिखा हूँ, क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली बार हो सकता है अंधेर नगरी से इस तरह से प्रश्न बन जाए। पहले भारत दूतावास बना है, तो अब अंधेर नगरी से भी बन सकता है। इसलिए राग काफी गाता है गोवर्धन दास। कौन सा गीत गाता है? राग काफी गाता है। गीत, गीत क्या है? तब गीत की शुरुआत की पंक्ति को मैंने यहाँ नोट किया हूँ। पूरी पंक्ति अगर पढ़ना हो तो आप मेरे फुल नाटक वाले वीडियो पे जाइए, वहां पे जाके फुल नाटक को पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं जो हूँ पहले फुल नाटक को पढ़ाया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो को लाया हूँ, ताकि अब जो है इस नोट्स को का आप लोग रिवीजन कर लीजिए, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद परीक्षा दीजिए, इतना ही आपका काम बच जाएगा। इसी क्रम में आप भी स्टडी कीजिएगा। पहले फुल नाटक को पढ़िए, फिर शॉर्ट नोट्स उसका बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा दीजिए। इसी क्रम में पढ़ना चाहिए। अब देखिए, गीत को देख लेते हैं। गीत जो है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी, एका शेर खाजा, टका शेर बाजी, एका शेर खाजा।
इस पंक्ति को याद रखिएगा, यह राग काफी है और यह जो है गोवर्धन दास गाता है। यह राग काफी है और यह गोवर्धन दास गाता है। उसके बाद देखिए 5वें अंक में 4 प्यादा का जिक्र है। 4 प्यादा मतलब सिपाही कह लीजिए। 4 प्यादा संख्या जरूर याद रखिएगा। पता नहीं एनटीए कब जो है इससे भी कथन बना दे। सत्य असत्य वाले कथन में, तो सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें इस तरह के से इस तरह के पॉइंट से, इस तरह के बिंदु से जो है कथन बनने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। इसलिए आप लोग याद कीजिएगा 4 प्यादा। पहला प्यादा क्या कहता है देखिए, पहला प्यादा का महत्वपूर्ण पंक्ति को देखिए। पहला प्यादा कहता है, इस प्यादा पहला प्यादा का सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस राज में साधु महात्मा इन्हीं की तो दुर्दशा है। इस राज में साधु महात्मा इन्हीं की तो दुर्दशा है। यह कथन जो है पहला प्यादा का है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए पहले प्यादा का ही कथन है, सच्चाई से अवगत करवाता है। देखिए पहला प्यादा जो क्या करता है कि गोवर्धन दास को जब फांसी पकड़ने के लिए आता है, 4 प्यादा। अब 4 प्यादों में जो है पहला प्यादा ही जो है गोवर्धन दास को उसकी सच्चाई से क्यों उसे मतलब उसकी सच्चाई से अवगत कराता है, मतलब कि उसके फांसी देने के बारे में बताता है। उसके बाद दूसरा प्यादा जो रहता है, दूसरा प्यादा रहता है, वह कारण बताता है कि क्यों उसी को फांसी दी जा रही है। क्यों उसी को फांसी दी जा रही है, इसका कारण बताने वाला दूसरा प्यादा रहता है। दूसरा प्यादा कहता है आप बड़े मोटे हैं। गोवर्धन दास से कह रहा है दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने की वजह से गोवर्धन दास को फांसी होती है। कोतवाल को क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि फांसी का फंदा बड़ा हो जाता है और कोतवाल दुबला पतला रहता है, इसलिए फांसी कोतवाल बच जाता है और ये गोवर्धन दास जो है यह फंस जाता है, क्योंकि यह खा खा कर मोटा हो चुका होता है। तो कारण बताने वाला जो है वह दूसरा प्यादा है और सच्चाई से अवगत कराने वाला पहला प्यादा है। अच्छे से याद कीजिएगा, इसको एक बार नहीं बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको। आपका काम बस है अब इस नोट्स को बार बार पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अंतिम अंक, छठा अंक अंतिम अंक है इस नाटक का। छठा अंक जो है, इस छठे अंक के बाद फिर हम लोग लेखक पे चलेंगे। लेखक के अन्य रचना को भी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो महत्वपूर्ण नाटक है, नाटक में मैं सिर्फ नाटक को ही लाया हूँ। ज्यादा एक जगह इकट्ठा एक ही जगह आप लोग ला दूंगा तो उसमें आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। अलग अलग तरीके जगह निबंध में निबंध पढ़िए, नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पढ़िए। अब निबंध में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 निबंध लगे हुए हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो वहां पे आप लोग निबंध पढ़िएगा। यहाँ पर जो है नाटक वाले वीडियो में नाटक में जो है नाटक पढ़िए। इसी तरह से इसी क्रम से चलते रहिए। अब देखिए अब छठा अंक और अंतिम अंक है। स्थान जो है छठे अंक का वह शमशान है। छठे अंक का स्थान जो है शमशान है। अगर स्थान का नाम आपको याद नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। पहले पहले नामों से परिचित होइए। नाम से जब आपको परिचित हो जाइएगा उसके बाद बिना देखे लिखिए। बिना देखे लिखिएगा जब बार बार, तो उससे चीजें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद देखिए 4 सिपाही का जिक्र आया है। 4 सिपाही याद रखिएगा। उसके बाद इस अंक में, छठे अंक में सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे महत्वपूर्ण गुरु की, गुरु जो है एक पंक्ति गाते हैं। गुरु की एक पंक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति को देखिए, जहाँ न धर्म न बुद्धि, जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सूजन समाज, ते ते ऐसे ही आपहु न से, जैसे चौपट राज। इस पंक्ति को बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह पंक्ति जो है
नाटक की सबसे अंतिम पंक्ति है। कथन वाले क्रम में ऐसी पंक्ति को उठाकर दे देने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। अब इस नाटक की समीक्षा को देखते हैं। समीक्षा से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। इस नाटक के समीक्षा से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो इस नाटक के समीक्षा को देखते हैं। अब इस नाटक की समीक्षा को देखिए। नाटक की समीक्षा जो है, सबसे पहले सिंह का देखिए। सबसे पहले कौन है? रामदीन सिंह। रामदीन सिंह कहते हैं रामदीन सिंह कहते हैं, हिंदू नेशनल थिएटर बनारस के लिए हिंदू नेशनल थिएटर बनारस के लिए एक ही दिन में लिखा। पूरा कथन मैं नहीं लाया हूँ, मैं शॉर्ट रूप में लाया हूँ ताकि आपको कम पढ़ना पड़े। बस इम्पोर्टेंट जो है वो मिस नहीं हुआ है, इतना याद रखिए। आप इसी को पढ़िए, परीक्षा में आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। रामदीन सिंह का कहना है कि भारतेंदु बाबू, भारत भूषण भारतेंदु बाबू जो हैं, वह जो है एक दिन में अंधेर नगरी नाटक को लिखे थे। और इस नाटक को जो है हिंदू नेशनल थिएटर बनारस के लिए लिखे थे। और इस नाटक का जो है सबसे पहले जो है वहीं पे बनारस में ही, काशी में ही, दशाश्वमेध घाट पे जो है प्रथम मंचन हुआ। सबसे पहले वहीं पे मंचन भी इसका हुआ। के बाद देखिए रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं। के बाद रामचंद्र तिवारी के कथन को देखिए। रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार की अंधेर को देखकर भारतेंदु ने इसकी रचना की थी। यह कथन किनका है? तो रामचंद्र तिवारी का है। रामचंद्र तिवारी का कहना है कि भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक का जो विषय बता रहे हैं, यह बता रहे हैं कि बिहार में कोई बड़े जमींदार थे, उनको ही देखकर ही देखकर जो है, उनके ही अंधेर को देखकर जो है भारतेंदु ने इसकी रचना की थी। आगे देखिए, अगले जो हैं रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा। देखिए, रामदीन सिंह, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऐसे नामों में कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसके लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए सॉल्यूशन यही है, आपके पास समाधान यही है कि बार बार चीजों को पढ़ते रहिए। बार बार पढ़ते रहिएगा, चीजें अपने आप दिमाग में जो है बैठती जाएंगी। तो आप बार बार पढ़ते रहिएगा। देखिए, रामविलास शर्मा कहते हैं कि पुरानी लोक संस्कृति का इस्तेमाल अंधेर नगरी नाटक में किया गया है। पूरा कथन लिखने का कोई जरूरत नहीं। आप भी जब शॉर्ट नोट्स बनाइए तो कथन के मुख्य बिंदु को बस लिखा कीजिए। कथन के सिर्फ मुख्य बिंदु को लिखा कीजिए। इससे आपके नोट्स जो हैं शॉर्ट बनेंगे और आपको जो है कम समय में ज्यादा रिवीजन आपका हो पाएगा। तो पुरानी लोक संस्कृति का इस्तेमाल शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? रामविलास शर्मा। अगर आपको इतना भी याद रहेगा, इसके पूरे कथन को भी जब उठा के परीक्षा में दे दिया जाएगा, तो आप परीक्षा में, अगर आपका ये बार बार पढ़ा हुआ है, तो परीक्षा में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब राम स्वरूप चतुर्वेदी के कथन को देखते हैं। राम स्वरूप स्वरूप चतुर्वेदी के कथन को देखिए। रामविलास शर्मा हो गए, अब राम स्वरूप चतुर्वेदी को देखिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, सात समुद्र पार शासक का दो टूक खंड। यह जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी का मुख्य बिंदु है। सात समुद्र पार शासक का दो टूक वर्णन। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ही कहते हैं, अंग्रेजी प्रशासन की प्रशंसा। अंधेर नगरी के संबंध में यह सारे कथन कहे गए हैं। सारी समीक्षा जो है अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ही। तो अंग्रेजी प्रशासन की प्रशंसा जो है अंधेर नगरी नाटक के बारे में कह रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। अंग्रेजी प्रशासन की प्रशंसा की गई है अंधेर नगरी नाटक में। ऐसा कहना किनका है? ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। इस बात को याद रखें। उसके बाद सात समुद्र पार शासक का दो टूक वर्णन भी इन्हीं का है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अच्छे से याद रखिएगा।
आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं समीक्षा में ही। अब देखिए, एक है डॉक्टर गिरीश रस्तोगी। देखिए, डॉक्टर गिरीश रस्तोगी, डॉक्टर गिरीश रस्तोगी का कहना है कि अंधेर नगरी का नाटक का जो कथ्य है, कथ्य मतलब विषय वस्तु, विषय जो है वह जो है आधुनिक और निरंतर नवीन है। यह ऐसा विषय है कि यह आज भी मौजूद है, आज भी यह विषय प्रासंगिक है, आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगी यह विषय। तो ऐसा जो है निरंतर नवीन और आधुनिक और निरंतर नवीन, कौन इस शब्द कथ्य कैसा है, आधुनिक और निरंतर नवीन है, यह बात किन्होंने कहा है? तो यह बात डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने कहा। इन्होंने कहा है, तो डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने कहा है। आगे देखिए, और यह तो विषय की बात किए हैं, शिल्प को जो है मौलिक बनाए हैं। अगर आप लोग संवेदना, विषय, शिल्प, शिल्प में जो है क्या-क्या आती है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो आप नाटक के थोड़े से तत्वों को, नाटक के तत्वों के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। उससे आपको चीज़ें पता चल जाएँगी। नाटक के तत्वों को पढ़िएगा। तो देखिए, शिल्प जो है मौलिक बताए हैं। किन्होंने बताया है? डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने बताया है। उसके बाद देखिए बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का कथन अंतिम यही है, या ये देख लीजिए। बच्चन सिंह कहते हैं, बच्चन सिंह व्यंग के 3 स्तर बताते हैं। इस नाटक में जो है, अंधेर नगरी नाटक में व्यंग जो है 3 स्तर पर है। कौन-कौन से? तो राजनीतिक स्तर पे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन 3 स्तर का व्यंग इस नाटक में किया गया है, अंधेर नगरी नाटक में किया गया है। तो व्यंग के 3 स्तर, इतना भी अगर आपको याद रहेगा कि व्यंग के 3 स्तर की बात जो है बच्चन सिंह ने किया है, आपको अगर समीक्षा जो है परीक्षा में दे दिया जाएगा पूरे कथन को, आप वहाँ पे सही कर लीजिएगा इस प्रश्न को। इस तरह से आप मुख्य बिंदुओं का शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कीजिए और उसी को बार-बार पढ़ना शुरू। उसके बाद देखिए, के बाद जो है बच्चन सिंह कह रहे हैं, तथ्य जो है, तथ्य जो है प्रयोग की दृष्टि से, तथ्य जो है प्रयोग की दृष्टि से प्रासंगिक है। सेम यही बात अलग रूप में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने भी बताया था, आधुनिक और निरंतर नवीन। निरंतर नवीन का मतलब यही है कि यह हर समय, हर काल में जो है यह नाटक जो है प्रासंगिक बनी रहेगी। तो यह जो है कथ्य प्रयोग की दृष्टि से प्रासंगिक की बात किन्होंने कहा? तो बच्चन सिंह कहा। प्रासंगिक शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? तो बच्चन सिंह किए हैं। और निरंतर नवीन शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? तो डॉक्टर गिरीश रस्तोगी किए हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, बच्चन सिंह जो है अंधेर नगरी नाटक को, बच्चन सिंह अंधेर नगरी नाटक को पहला आधुनिक नाटक मानते हैं। बच्चन सिंह अंधेर नगरी नाटक को पहला आधुनिक नाटक मानते हैं। उसके बाद इस नाटक पर बच्चन सिंह का कहना है कि इस नाटक पर नौटंकी शैली का प्रभाव, इस शैली का प्रभाव है, तो नौटंकी शैली का प्रभाव अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सारी समीक्षाओं को आप लोग बार-बार पढ़िएगा। अब काम ही क्या है, शॉर्ट नोट्स तो बन ही चुका है, बस इसे बार-बार पढ़ना है। आप प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ना चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ लीजिए। आगे अब देखते हैं, आगे अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखते हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के, देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हो गई। मतलब 35 साल के उम्र में यह केवल 35 साल की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने इतने कम समय में बहुत सारी रचनाएँ की हैं, नाटक में, निबंध में। आप सिलेबस, आपको पता ही होगा कितनी सारी रचनाएँ इन्होंने किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 35 सालों में। अब देखिए,
भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो अन्य रचना से प्रश्न बनते हैं, जब आप पीवाईक्यू देखिएगा, जब आप लोग पीवाईक्यू को के प्रश्नों को देखिएगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक और मौलिक नाटक इस तरह से आपके बहुत सारे प्रश्न बने। तो यहाँ पे मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक और अनुदित नाटक दोनों को ले आया हूँ। दोनों को एक जगह ले आया हूँ। बस आप रचना मौलिक नाटक कौन-सी है और अनुदित नाटक कौन-सी है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। बस इतना ही याद कर लीजिएगा आप लोग। इतना ज़्यादा 100% के चक्कर में मत रहिएगा। इतना कर लीजिए आपका 90% काम हो जाएगा इसी से। अब देखते हैं इनकी मौलिक रचना को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक रचना को देखते हैं। तो देखिए मौलिक रचना में सबसे पहले है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इसका जो प्रकाशन हुआ था वह 1873 ईस्वी में। या इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए पांचवें पैगंबर, इसका भी प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी में ही इन्होंने कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब 1873 ईस्वी में ही वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति, पांचवें पैगंबर, यह दोनों रचना दोनों नाटक जो है मौलिक नाटक है और दोनों जो है 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे देखिए प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी जो है 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद देखिए भारत दुर्दशा जो है 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देखिए कुछ इतिहासकारों का यहाँ पे 1876 ईस्वी मानना है, कुछ इतिहासकारों का 1880 ईस्वी। आगे देखेंगे कि कौन से इतिहासकार का 1876 ईस्वी मानना है और कौन से इतिहासकार का 1880। अब देखिए भारत दुर्दशा के बाद जो है, भारत दुर्दशा के बाद श्री चंद्रावली, कौन है? श्री चंद्रावली। यह जो है यह भी 1876 ईस्वी का है। यह दोनों जो है 1876 ईस्वी का है। आगे देखते हैं विशद से विषमौसधम। विशद से विषमौसधम 1876 ईस्वी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1876 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अंधेर नगरी 1881 ईस्वी और नील देवी 1881 ईस्वी। दोनों नाटकों का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। और सबसे अंतिम मौलिक नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है वह है सती प्रताप 1885 ईस्वी। प्रथम नाटक, मौलिक नाटकों में प्रथम नाटक का प्रकाशन वर्ष और अंतिम नाटक का प्रकाशन वर्ष जरूर याद कीजिएगा। और जो हम लोग के सिलेबस में दो नाटक इनका लगा हुआ है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, इन दोनों नाटकों का भी प्रकाशन वर्ष अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन वर्ष है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना है 1876 ईस्वी। राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो मानना है वह 1876 ईस्वी। देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी 1876 ईस्वी, रामचंद्र तिवारी 1880 ईस्वी और डॉक्टर नगेंद्र का मानना है 1880। इन दोनों का मानना है 1880 ईस्वी और राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना है 1876 ईस्वी। इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कंफ्यूजन आपका क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। अब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक की ओर चलते हैं। अनुदित नाटकों को देखते हैं कौन कौन से इनके नाटक, देखिए कौन से नाटक का अनुवाद किए हैं यह नहीं देखेंगे हम लोग। सिर्फ अनुदित नाटक पे देखेंगे या उसके प्रकाशन वर्ष को देखेंगे। उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, उतना डीपली नहीं जाइए। आप शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट नोट्स ही रहने दीजिएगा। फुल किताब बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। मैं तो फुल किताब बनाने का प्रयास नहीं किया हूँ। अब देखिए अनुदित नाटक को। इनका जो अनुदित नाटक है, सबसे पहला अनुदित नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी।
उसके बाद रत्नावली 1868 ईस्वी। उसके बाद देखिए पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी। उसके बाद देखिए धनंजय विजय 1873 ईस्वी। सत्य हरिश्चंद्र 1873 ईस्वी। भारत जननी 1877 ईस्वी। इनके अनुदित नाटक हैं। आगे देखिए मुद्रा राक्षस। देखिए मुद्रा राक्षस नाम पे ध्यान दीजिएगा। मुद्रा राक्षस जो है हम लोग के सिलेबस में एक लगी हुई कविता भी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मुद्रा राक्षस यह जो है एक भारतेंदु का अनुदित नाटक भी है। इसका प्रकाशन जो है 1878 ईस्वी में। उसके बाद देखिए दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में। और सबसे अंत में कर्पूर मंजरी 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए भारतेंदु का जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष दोनों अच्छे से याद रखिएगा। 1850 ईस्वी जन्म वर्ष है और 1885 ईस्वी जो है इसका मृत्यु वर्ष है। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इनकी जो भी रचना है, इतना तो कन्फर्म है, इनकी जो भी रचना है, कुल रचनाएं जो है 1850 से लेकर 1885 ईस्वी है। अगर भारतेंदु के नाटकों का क्रम के प्रश्न में मान लीजिए निम्नलिखित नाटकों के क्रम से लगाइए प्रश्न बन जाता है। अगर वैसे प्रश्न में आपको अगर अलग अलग लेखक का रचना दिया हुआ है जिनका कि समय काल अलग अलग है, तो आप अच्छे से क्रम सिर्फ इतना पता होने से आप उस प्रश्न को सही कर लीजिएगा। तो जन्म वर्ष, किसी भी लेखक का जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष दोनों को अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए इस नाटक को हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देख लिया है। इस शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। वहां से जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे जाके। और आप जो है इसका बार बार रिवीजन रिवीजन नहीं कीजिएगा तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। और अगर किन्हीं को यह वीडियो समझ में नहीं आया हो तो वह पहले जो है फुल नाटक को पढ़िए, पूरी नाटक को पढ़िए। और उसके लिए भी मैंने चैनल पे फुल नाटक का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग बताइएगा कि क्या मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे कैसा लगा, तो मैं जो है पूरे नाटक जो सिलेबस में लगे सभी नाटक हैं, सभी नाटकों का शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको एक क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ाऊंगा। इसलिए कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।